हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक है वायु परिवहन। ये तीसरे नंबर का टॉपिक है। परिवहन के अंतर्गत टॉपिक डालेंगे अपन तीसरा बिंदु, वायु परिवहन। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं वायु परिवहन क्या है, और एक ऐसा साधन जो कि बहुत ही तीव्र गति से चलता है, समय को बचाता है और कम समय में लंबी दूरी को तय करने में ये परिवहन सबसे ज़्यादा उपयोगी है। वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन का एक तीव्रतम साधन माना जाता है, और इस परिवहन ने यात्रा का समय घटाकर दूरियों को भी क्या कर दिया, कम। कोई भी भौतिक बनावट या कोई भी उबड़ खाबड़ स्थिति, विविधतापूर्ण लिया हुआ ये धरातल इस परिवहन को प्रभावित नहीं करता। कहीं पर भी ऊंचे पर्वत हो, पहाड़ हो, नदियां हो, तालाब हो या फिर ज्वालामुखी हो, कोई सा भी एरिया जो कि जमीन की वजह से जो परिवहन प्रभावित हो सकता है, और हर परिवहन प्रभावित हो सकता है, चाहे वो रेल परिवहन हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो, धरातल उन्हें प्रभावित करता है, लेकिन धरातल कभी भी वायु परिवहन को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो इस तरीके से ये वायु परिवहन है। वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे आगे की ओर कि वायु परिवहन होता क्या है, कब इसकी भारत में शुरुआत हुई थी और किस प्रकार से आज वायु परिवहन संचालित है भारत के अंदर। ठीक है, तो टॉपिक डाल दिया वायु परिवहन। अब इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, इसकी परिभाषा क्या होगी, उसको लिखेंगे वायु परिवहन। इसकी परिभाषा की बात करें तो आपको यहां कहां से शुरू करना है, ऐसा परिवहन जो माल, वस्तु, यात्रियों को कम समय में लंबी दूरी को तय करने में मदद करे, वायु परिवहन कहलाता है। ठीक है, ये तो वायु परिवहन की परिभाषा हो गई कि ऐसा परिवहन जो माल, वस्तु व यात्रियों को कम समय में लंबी दूरी तय करने में क्या करे, मदद करे। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि परिवहन की यात्रा जो होती है वो कम समय में समय को घटाकर दूरी को कम करना, ये वायु परिवहन का काम है। देखिए, भौतिक बनावट, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, भारत में विविधतापूर्ण लिए धरातल इस परिवहन में कोई बाधा नहीं डाल पाते, वे सरलता से आवागमन करते हैं। आगे बात समझ में, मतलब भारत के अंदर विविधतापूर्ण लिया हुआ जो धरातल है, इस परिवहन में कोई बाधा नहीं करते, क्योंकि ये परिवहन ही ऊपर उड़ता हुआ जाता है और सरलता से आवागमन भी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, भारत के अंदर अगर मैं वायु परिवहन की बात करूं तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, 1911 में। और ये शुरुआत हुई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच में 10 किलोमीटर का जो दायरा है, उस एरिया के अंदर वायु डाक प्रचालन, मतलब वायु सेवा, वो भी डाक संबंधित पहुंचाने की व्यवस्था, पत्र पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था प्रारंभ की गई थी 1911 के अंदर, इलाहाबाद से नैनी 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसको भी लिख देंगे, और ये मोस्ट आपका। ठीक है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में, ठीक है, 1911 के अंदर इलाहाबाद से नैनी 10 किलोमीटर तक वायु डाक प्रचालन संपन्न किया गया।
ठीक है। डाक सेवा का कार्य इसी दूरी के अंदर 1911 के अंदर, और यहीं से वायु परिवहन की शुरुआत भारत में हुई। एयर इंडिया तथा नौभार, ठीक है, एयर इंडिया जो कि वायुयान सेवा है, और नौभार जो कि आपके जो वजनदार जो आपके वस्तु है उसको लाने ले जाने के लिए एक यातायात व्यवस्था है। इन दोनों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा उपलब्ध कराने का काम भी ये करते हैं। ठीक है, लिखेंगे अपन, एक तो एयर इंडिया व नौभार। आगे बात समझ में, ये जो दोनों हैं, ये दोनों ने एक यातायात की सुविधा दी है, यातायात की सुविधा, और वो भी किस स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दी है। आगे बात समझ में, मतलब आपके एयर इंडिया तो वायुयान से संबंधित हो गया, और नौभार जो है वो आपके समुद्री क्षेत्रों से संबंधित हो गया, कि ये दोनों मिलकर ही एक अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करने का कार्य करती है। मतलब समुद्री क्षेत्रों के अंदर एक तरीके से प्लेन के जरिए, ठीक है, और आपके एयर इंडिया जो कि धरातल से संबंधित हो गया, धरातलीय क्षेत्र से, मतलब दोनों ही एक अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब देखिए, भारतीय वायु प्राधिकरण, ये क्या है, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से भारतीय वायु क्षेत्र के अंदर एक सुरक्षित सक्षम वायु यातायात सेवा उपलब्ध कराया, और संचार सेवा भी उपलब्ध कराने का कार्य ये भारतीय वायु प्राधिकरण है, जिसे हम कहते हैं एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम क्या है, एक सुरक्षित सक्षम यातायात का कार्य करना और संचार सेवा प्रदान करने का काम एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में भारतीय वायु प्राधिकरण। ठीक है, लिख देंगे अपन, भारतीय वायु प्राधिकरण, जिसको हम इंग्लिश में कह रहे हैं एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सुरक्षित सक्षम यातायात सुविधा व डाक सेवा उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इस तरीके से ये तो आपके भारतीय वायु प्राधिकरण का काम हो गया कि ये एक सुरक्षित सक्षम यातायात सुविधा प्रदान करता है, और डाक संबंधी जो भी सेवाएं होती है या संचार सेवा, मान लीजिए संचार सेवा उपलब्ध कराने का काम ये करती है। ठीक है, और भी इसके अंदर और भी हम देखेंगे कि इस तरीके से भारत में वायु परिवहन का प्रबंधन कार्य हुआ है। पवन हंस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम में आता है पवन हंस किसे कहते हैं, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में पढ़ेंगे, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, हम बात करेंगे भारत में वायु परिवहन के प्रबंधन कार्य की। ठीक है, लिखेंगे भारत में वायु परिवहन का प्रबंधन। देखिए, भारत में अगर वायु परिवहन का प्रबंधन कार्य मतलब व्यवस्था, हम कह सकते हैं प्रबंधन मतलब व्यवस्था, वायु परिवहन की क्या व्यवस्था है भारत के अंदर, तो मैं बताऊं आपको कि आपका जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया का नाम सुना आप लोगों ने, एयर इंडिया द्वारा इसका प्रबंधन कार्य किया जाता है। ठीक है, लिख देता हूं, एयर इंडिया द्वारा इसका प्रबंधन कार्य किया जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई प्रबंधन की। अब इसी के अंदर आगे की ओर बढ़ते हैं, तो एयर इंडिया जो है वो क्या काम करती है, ये एयर इंडिया यात्रियों और नौभार जो होते हैं, वजन जो होता है वस्तु का, उसका यातायात करने में एक योगदान देती है। दोनों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सुविधा प्रदान करने का कार्य करती है। भाई, व्यक्ति को भी ले जाती है और वस्तु को भी ले जाने का कार्य एयर इंडिया का काम है। ठीक है, एयर इंडिया का काम यह है, लिख देंगे एयर इंडिया वस्तु व यात्रियों का
अंतरराष्ट्रीय आवागमन की सुविधा देता है। ये एयर इंडिया का काम है। ठीक है, अब देखिए, अपनी सेवा से विश्व के सभी महाद्वीपों को जोड़ने का काम भी एयर इंडिया करता है। लिख देंगे, अपनी सेवाओं से सभी महाद्वीपों को जोड़ने का काम करता है। ये एयर इंडिया करता है कि जितने भी महाद्वीप है उसको जोड़ने का काम करता है। अब तो कुछ निजी कंपनियों ने भी अंतरराष्ट्रीय सेवा शुरू कर दी है। ये नहीं है कि एयर इंडिया ही करती है, कई प्राइवेट कंपनियां जो है वो अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रदान करने का काम करती है। तो लिख देंगे, कुछ निजी कंपनियां भी अंतरराष्ट्रीय सुविधा प्रदान करती है। आगे बात समझ में। और देखिए पवन हंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था पवन हंस। अब ये पवन हंस क्या है, मोज डाल लीजिए। पवन हंस एज ए हेलीकॉप्टर है। ठीक है, लिखेंगे हेलीकॉप्टर सेवा, इसे कहते हैं हेलीकॉप्टर सेवा। अब ये सेवा क्या काम करती है, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर सेवारत है और उत्तरी पूर्वी सेक्टर में पर्यटकों को सेवा प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे कि वैष्णो माता जी के जाओगे आप, तो वैष्णो माता जी के जो कि भारत में है वो आपके उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर है, हिमालय की गोद में। अब वहां पर पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहां पर ये पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है वो सेवा प्रदान करने का काम करता है, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों सेवारत है। यह उत्तर पूर्व में सेवा प्रदान करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके वायु परिवहन से संबंधित हुआ। और भी मैं बताऊंगा आपको, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, कुछ डिटेल ऐसी कि जो कि वायु परिवहन से संबंधित है, जैसे कि अभी मैंने बताया शुरुआत के अंदर, यहीं से शुरू करते हैं। 1911, देखिए वायु परिवहन की 1911 की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, साल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, पहली बात 1911 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। कहां से, इलाहाबाद से नैनी, 10 किलोमीटर। ठीक है, और डाक सेवा का कार्य किया गया था। क्लियर। 1900 समय बढ़ा, 1947 आया। 1947 की बात करें तो वायु परिवहन की मुख्य 4 कंपनियां आई। ठीक है, कौन कौन सी कंपनियां थी वो बोलूंगा मैं। वायु परिवहन की 4 कंपनियां, और वो कंपनियां कौन सी, पहली कंपनी है इंडियन नेशनल एयरवेज। ठीक है, लिखेंगे इंडियन नेशनल एयरवेज। दूसरी जो कंपनी है उसका नाम है टाटा सेशन लिमिटेड। ठीक है, टाटा सेशन लिमिटेड। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो कंपनी है वो है एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया। ठीक है, एयर सर्विसेज इंडिया। ठीक है, ये तीसरे नंबर की है। और चौथे नंबर की जो कंपनी है वो है डेक्कन एयरवेज। डेक्कन एयरवेज। ये 4 कंपनियां आपकी कंपनियां हैं जो कि शुरुआत में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी, जब ये 4 कंपनियां आई थी 1947 के अंदर। फिर बाद में 1951 आया। 1951 के अंदर और 4 कंपनियां इंक्लूड हुई, 4 और कंपनियां। अब वो 4 कंपनियां कौन सी है, पहली है भारत एयरवेज। ठीक है, भारत एयरवेज। दूसरे नंबर पे जो है वो है हिमालयन
एवियस लिमिटेड, ठीक है, हिमालयन एयरवेज लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद में जो आई थी, ठीक है, तीसरे नंबर की वो थी एयरवेज इंडिया, ठीक है, एयरवेज इंडिया। और चौथे नंबर की जो थी वो थी कलिंगा एयरलाइंस, ठीक है, कलिंगा एयरलाइंस। ये चार कंपनियां फिर बाद में इंक्लूड हुई थी भारत के अंदर। आगे बात समझ में। फिर आया 1953 का समय। 1953 के अंदर वायु परिवहन का क्या हो गया, एकीकरण हो गया और दो निगम बने। दो निगम कौन से, एक तो एयर इंडिया लिमिटेड बना और फिर बना इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। इसको भी इंक्लूड कर देता हूं मैं। किस तरीके से लिखेंगे, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, दो निगम बने। और दो निगम कौन सा, पहला एयर इंडिया लिमिटेड, एयर इंडिया लिमिटेड। और दूसरे नंबर का जो बना वो बना कौन सा, इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस। आगे बात समझ में। ये दो आपके निगम बने। फिर बाद में क्या हुआ कि इंडियन एयरलाइंस जो है वो एयर इंडिया में क्या हो गया, विलय हो गया। मतलब जो आपका एयर इंडिया जो है ना, मतलब इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया के अंदर क्या हो गया, विलय हो गया, ये इसमें चला गया। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अब प्रेजेंट में है ये, अब इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो गया। विलय का मतलब हो गया दोनों आपस में मिल गए, ठीक है। लिख देंगे, अब इंडियन एयरलाइन का एयर इंडिया में क्या हो गया, विलय। इस तरीके से अब ये कंप्लीट होता है हमारा वायु परिवहन, ठीक है। ये आपके एक छोटे से ब्लॉक के अंदर ये बना हुआ है, आप किताब में देख लेना। और इसी के साथ में ये एक छोटी सी एक तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम पूछा जाता है, जैसे कि 1911 का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, या आपसे पूछ लिया जाए कि ये इंपॉर्टेंट है 1953 वाला। 1953 के अंदर वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ, दो निगम बने। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दो निगम कौन से हैं वायु परिवहन के, एक तो एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि वायु परिवहन का दो निगम के नाम बताइए, ठीक है। दो विभाग बने, एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस। फिर बाद में इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में क्या हो गया, विलय हो गया। बाद में फिर एक हो गए, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम पे ये दोनों मिलकर एक बन गए। तो इस तरीके से अपना वायु परिवहन का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।